Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams, and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on Daily News Review। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यूरोपियन यूनियन की, जिन्होंने एक लैंडमार्क AI रेगुलेशन डील यहाँ पर साइन करी है और इसी के साथ ये दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बन गई है जो AI पे किसी तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आएगी। देखिए यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में क्या हुआ है कि एक प्रोविजनल डील बनाई गई है जिसके तहत EU वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री बन रही है जो एक पावर, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर लेकर आ रही है, कॉम्प्रिहेंसिव गवर्निंग लॉज लेकर आ रही है, जिसके अंदर AI के अलग अलग एस्पेक्ट जैसे बायोमेट्रिक सर्विलेंस, AI सिस्टम, चाहे आप किसी भी मॉडल की बात करें, चैट GPT एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। चूंकि अभी ये एक ड्राफ्ट की तरह यहाँ पर प्रपोज हुआ है, इसी को लेकर एक्ट के लिए वोट किया जाएगा यूरोपियन पार्लियामेंट में 2024 में, और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये पास हो जाता है तो 2025 तक इसको एनफोर्स कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिस्क और चैलेंजेस हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं। देखिए यूजुअली जब हम AI एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सो AI एप्लीकेशन को हम यूजुअली 4 सेक्टर्स में यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिनका मास स्केल फेशियल रिकॉग्निशन जिन्हें हम बोलते हैं, जिनमें ज़्यादातर बिहेवियरल कंट्रोल ऐसी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है, इनको यहाँ पर बैन करने की बात की जा रही है। दूसरा हम बात करें हाई रिस्क एप्लीकेशन जैसे AI टूल लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स, दे विल बी अलाउड, बट यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन सेट कर दी जाएंगी, सर्टिफिकेशन यहाँ पर मैंडेटरी कर दी जाएंगे, जिसके तहत अगर इनको फॉलो किया जाता है तभी हाई रिस्क एप्लीकेशन को मंजूरी दी जाएगी। तीसरा यहाँ पर लेकर आया गया है मीडियम रिस्क एप्लीकेशन जैसे जनरेटिव AI लाइक चैटबॉट, जिनको यहाँ पर डिप्लॉय किया जा सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, लेकिन इनका एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होना और इनकी ट्रांसपेरेंसी यूजर्स को होना बहुत क्लियर है। साथ ही जो डेवलपर्स हैं उनको एक ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन यहाँ पर साइन करना होगा। किसी भी AI एप्लीकेशन को मार्केट में लॉन्च करने के पहले जो डेटा यहाँ पर यूजर से लिया जा रहा है, क्या डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर एक यूज़र अवेयरनेस भी पहुँचाने की बात यहाँ पर की जा रही है। साथ ही अगर हम इस बिल के कुछ लिमिटेशंस की बात करें तो देखिए गवर्नमेंट यहाँ पर रियल टाइम बायोमेट्रिक सर्विलेंस का इस्तेमाल कर सकता है इन पब्लिक स्पेसेस, लेकिन केवल और केवल स्पेसिफिक कंडीशन में, जैसे कोई क्राइम हो जाता है, कोई थ्रेट यहाँ पर प्रिवेंट करना है जैसे टेररिस्ट अटैक, या किसी इंडिविजुअल पे कोई सस्पिशियन है और उसको यहाँ पर सर्च करना है, ऐसे में गवर्नमेंट इस रियल टाइम बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल कर सकती है, जो कि लिमिट है नंबर में। साथ ही जो एग्रीमेंट में दूसरी बात की गई थी वो था आपके कॉग्निटिव बिहेवियरल मैनिपुलेशन की, ठीक है। यहाँ पर अनटारगेटेड जो फेशियल रिकॉग्निशन है, जिनको यहाँ पर CCTV फुटेज के थ्रू निकाल लिया जाता है, किसी भी व्यक्ति की पूरा फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, हाव भाव क्या है, जो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इंडिया आज की डेट में इस AI टेक्नोलॉजी से निपटने के लिए भी बहुत सारे मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, हम AI एक्ट लाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में ये एक्ट पास हो जाता है, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक लैंडमार्क क्रिएट कर देगा। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, जहाँ पर इंडिया स्पेंड कर चुका है अप्रॉक्सीमेटली 13.35 लाख करोड़ रुपीस, जो कि GDP का 5.6% हमें देखने मिलता है। केवल और केवल अगर हम बात करेंगे सो 2021 और 22 में क्लाइमेट से निपटने के लिए, साथ ही और 57 लाख करोड़ रुपए, लगभग 60 लाख करोड़ रुपए अगले 7 सालों में यहाँ पर क्लाइमेट अडेप्टेशन को लेकर या क्लाइमेट से चेंजेस से निपटने के लिए खर्च किए जाएंगे। जैसे जैसे देखिए हम क्लाइमेट इंड्यूस डैमेज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे रिस्क यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर अमाउंट भी इंक्रीज हो रहा है, और इसी का मानना है कि लगभग 15.5 लाख करोड़ रुपए और यहाँ पर खर्च करने पड़ सकते हैं इंडिया को, क्योंकि जो कार्बन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, इन सभी को देखने के लिए।
इंडिया जो अडेप्टेशन के लिए मेथड्स लेकर आ रहा है, जैसे टेम्परेचर रेजिलिएंट क्रॉप्स को लाना, सी वॉल्स को यहाँ पर बनाना, हीट एक्शन प्लान्स को यहाँ पर बनाना, डिज़ास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इंडिया के लिए एक तरीके से दूसरे खर्च भी लेकर आ सकती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखिए, अगर इंडिया टाइमली अडेप्टेशन कर लेता है, फॉर एग्जांपल हम एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, हम उन्हें ग्रीन एयरपोर्ट्स बना सकते हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम उसे ग्रीन और इको फ्रेंडली कर सकते हैं। ऐसे में होगा क्या, जो हमारे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क है वो यहाँ पर कम हो जाएंगे। जब ये रिस्क कम हो जाएंगे तो इनसे निपटने के लिए हमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से निपटने के लिए या एमिशन से निपटने के लिए अलग से खर्च नहीं करने होंगे, जो कि इंडिया कई बार अपनी नेटकॉम की रिपोर्ट में भी बता चुका है। ठीक है, नेटकॉम की रिपोर्ट को अभी हम यहाँ समझेंगे, नेशनल कम्युनिकेशन, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत यहाँ पर एक साइन किया गया है। देखिए, इंडिया के अगर हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन्वेंट्री के बारे में यहाँ पर चर्चा करें तो अभी तक 2019 में हम देखेंगे तो 3.13 बिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 2.64 बिलियन टन के लगभग बराबर है, जिसको हमने एब्जॉर्ब किया है। देखिए, दो डिफरेंस समझिए, आपने एब्जॉर्ब किया है 2.64 बिलियन, जो आपके फॉरेस्ट वगैरह ने एब्जॉर्ब किया है। इसी के बदले में जो हमने टोटल एमिशन किया है विच इज़ 3.13 बिलियन, मतलब लगभग 1.13 बिलियन का डिफरेंस अभी भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। इस पूरे सेक्टर में अगर हम बात करें तो एनर्जी सेक्टर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, रोड ट्रांसपोर्ट्स की बात करें, इसमें केवल और केवल भारत में 75% जो हमें टोटल एमिशन देखने मिला है वो केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से देखने के लिए मिला है। इसके बाद लगभग 13% जो आपको यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन देखने मिलेगा वो केवल और केवल एग्रीकल्चर से, और बचा कुछ 8% इंडस्ट्री से देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अगर हम टोटल एमिशन के बारे में यहाँ पर बात करें तो देखिए, ये यूएस का जो एमिशन है उससे आधा और 1/4 से भी कम, लगभग चाइना के बराबर आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया ने ये सारी बातें अपनी पहली एडेप्टेशन कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद द थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन रिपोर्ट में सारी चीज़ें जाहिर की हैं। चलिए बात करते हैं नेटकॉम के बारे में। तो नेशनल कम्युनिकेशन एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हमें देखने के लिए मिलता है, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत यहाँ पर साइन किया गया था, ताकि जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर हैं वो अपनी अपनी एक रिपोर्ट को सबमिट करें। क्योटो प्रोटोकॉल जिसे 1997 में यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था, ये जो चर्चा में देखने के लिए मिला था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। और यहाँ पर सबसे पहली बात ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को कम करने की बात की गई थी। और इसी के अंदर आप देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ को नेटकॉम की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जहां पर एक पीरियोडिकली वो ये बताते हैं कि कितना कंट्रीज़ ने क्या एफर्ट किए हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर उनकी क्या कंडीशन है, कौन सा सेक्टर है जहां पर ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है, कौन सा सेक्टर है जहां पर पिछले वर्ष के मुकाबले में ये एमिशन कम हुआ है, हमारी क्या पॉलिसीज़ है, क्या मेजरमेंट है और किन चीज़ को लेकर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये सारी बातें हमें नेटकॉम में देखने के लिए मिलती हैं। ओके, सो नेटकॉम में और बाकी चीज़ें आपको क्या क्या देखने मिल रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की इन्वेंट्री होगी, मिटिगेशन हम क्या कर रहे हैं, जैसे पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रोग्राम क्या है, हमारे मेजरमेंट क्या है, हम एडेप्टेशन के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हम ग्रीन बिल्डिंग्स यहाँ बना रहे हैं, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, साथ ही हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू मिटिगेट दीज चैलेंजेस। साथ ही फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिसोर्सेज की यहाँ पर बात की जाती है और पब्लिक अवेयरनेस भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। ओके, चलिए, तो जिन भी बच्चों को क्लाइमेट मिटिगेशन या अडेप्टेशन नहीं पता है क्या होता है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस पूरे डिस्कशन का PDF डाउनलोड करें, जहां पर आपको अडेप्टेशन और मिटिगेशन के बारे में डेफिनेटली पता चलेगा। बहुत क्लियरली आपको स्लाइड मिल जाएगी जहां पर मेंशन होगा क्लाइमेट मिटिगेशन और अडेप्टेशन
आप उसको डाउनलोड करेंगे, आप उसे पढ़ेंगे, तभी जाके आप जब भी क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं आपको ये समझ आएगा। चूंकि हम COP28 के रेफरेंस में आधे से ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे तो एडेप्टेशन और मिटिगेशन जैसे शब्द बार बार हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर भी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एडेप्टेशन में यूजुअली हम पॉलिसीज, प्रैक्टिस, बिहेवियर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी या गवर्नमेंट लेवल पर यहाँ पर बात करते हैं। वहीं मिटिगेशन में हम बात करते हैं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, हम किस तरीके से प्रिवेंट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को लेकर। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबिलिटी, लैंड यूज प्रैक्टिसेस हो गई, हमारी पॉलिसीज़ हो गई, कार्बन कैप्चर हो गया, सिक्विटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिटिगेशन में देखने के लिए मिलेंगी। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। 4 दशकों की डेडलाइन के बाद इंडिया फाइनली एलिमिनेट कर चुका है काला अजर को। देखिए इंडिया ने अचीव कर लिया है एलिमिनेशन टारगेट फॉर वेसरल लेशमेनियासिस, जिसको काला अजर के नाम से भी जाना जाता है, विद नो ब्लॉक रिपोर्टिंग मोर देन 1 केस पर 10,000 पीपल। बांग्लादेश पहली कंट्री बनी थी जिसने कंप्लीटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काला अजर को पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा पा लिया था। देखिए इंडिया की डेडलाइंस की अगर हम बात करें तो कई बार यहाँ पर चेंज हो चुकी है और ऐसे में इंडिया 4 दशकों के बाद काला अजर को पूरी तरीके से खत्म कर चुका है। इंडिया में अगर अभी हम बात करें तो रिकॉर्डेड 530 काला अजर जो केसेस हैं पिछले 4 जिनकी यहाँ पर 4 की मृत्यु हो चुकी थी अंटिल अक्टूबर। इस साल 891 केसेस के मुकाबले में अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो केवल और केवल 3 डेथ हमें देखने मिली हैं 2022 में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट फैक्टर है। इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा आशा नेटवर्क बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। इंडिया ने जो सॉइल मिनिमाइजेशन ब्रीडिंग एरियाज़ हैं उसको भी कंट्रोल किया है, साथ ही जो हमारा रेसिडुअल स्प्रे है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया है। फ्यूचर चैलेंजेस की बात करें तो देखिए हमें एक लंबे टाइम तक काला अजर को यहाँ पर हटाना होगा, क्योंकि हमारी डेडलाइन 2010 थी, इसके बाद एक्सटेंड होकर 15 हो गई, फिर 17 हो गई, फिर 20 हो गई, फाइनली हम 2023 में जाके इसे हटा पाए हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसे इस तरीके से मेंटेन रखें। चलिए बात करते हैं काला अजर के बारे में। काला अजर जिसे हम वेसरल लेमिनेशियस भी या VLL के नाम से जानते हैं, एक पैरासिटिक डिसीज होती है जिसे लेशमेनियन पैरासाइट के द्वारा यहाँ जनरेट किया जाता है। यूजुअली अगर हम बात करें तो ये जो इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइज होती हैं, प्राइमरली जीनस फेलिबोटमस या लुड्जोमाया से जो बिलोंग करती हैं, इनके काटने की वजह से हमें यूजुअली काला अजर की समस्या देखने के लिए मिलती है। यूजुअली एक और चीज़ आप याद रखेंगे, देखिए अदर देन VL जिस इसमें होता क्या है, मल्टीपल आपके जो एक तरीके का फीवर हमें देखने मिलता है, इसी का याद रखिए एक और नाम है दमदम फीवर, ब्लैक फीवर, काला अजर इसी को बोल देते हैं, या फिर हम वेसेरियल लेमिनेशियस बोलते हैं। यूजुअली जो लेमिनेशिया होता है, ये जो टर्म आप यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, इसके 3 प्रकार होता है। एक तो आपको VL देखने मिल जाता है, एक आपको CL देखने मिल जाता है, एक आपको ML देखने मिल जाएगा। VL मतलब वेसेरियल लेमिनेशियस, जिसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स यहाँ पर इफेक्ट हो जाते हैं। दूसरा अगर हम क्यूटेनिशियस लेमिनेशियस की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो इसके अंदर स्किन सोर होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन हमें देखने मिलता है। और लास्टली म्यूकोटेटनियस लेशमेनियस की बात करें तो इसके अंदर स्किन या म्यूकोलस लीजन्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका प्रिवेंशन हमें देखने के लिए मिलता है, क्या ट्रांसमिशन है। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक पैरासिटिक डिसीज़ है जो कि इस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड फ्लाइज के काटने की वजह से होती है। यूजुअली फीवर, वेट लॉस, एनीमिया, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन इसके सबसे ज़्यादा मुख्य सिम्टम्स यहाँ पर बोले जा सकते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई आपको मैंने बता दिया, जिसकी वजह से देखने मिलता है। प्रिवेंशन की बात करें तो काला अजर के यूजुअली टीके लगाए जाते हैं। WHO यहाँ पर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, बेड नेट्स की इस्तेमाल करने की बात करता है, रिपेलेंट्स की इस्तेमाल करने की बात करता है, हाउसिंग कंडीशन को सुधारने की बात करता है, क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन की भी यहाँ पर बात करता है।
भारत के अलावा अगर हम देखें तो आपको बहुत सारी जगह पर कालाजार के केसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। स्पेशली अगर आप भारत में ही देख रहे हैं तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश में आप देखिए एलिमिनेशन टारगेट को ब्लॉक लेवल पर कंप्लीट किया जा चुका है, लेकिन बाकी जगहों पर आपको कालाजार के केसेस यूजुअली देखने के लिए मिल जाएंगे। वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो ब्राज़ील, एरिट्रिया, यूथोपिया, इंडिया, केनिया, सोमालिया, साउथ सूडान एंड सूडान ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर 89% से भी ज़्यादा ग्लोबल केसेस देखे जाते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें ट्रीटमेंट में, तो आप दो चीज़ें याद रखेंगे। इसके अंदर एंटीमोनियल ड्रग्स दिए जाते हैं जैसे सोडियम स्टिबुग्लोटीन, और साथ ही आपको एम्फ्रोटेसियन बी या फिर पावरफुल जो एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं इनका यहाँ पर सीवियर केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। कई बार कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ भी अपनाई जाती हैं ताकि इससे यहाँ पर छुटकारा पाया जा सके। चलिए बात करते हैं आज एक ऐसे आर्टिकल के बारे में जिस पे यूजुअली बहुत कम चर्चा हमें देखने मिलती है। हम बात करेंगे कोर्ट में लगने वाले केसेस की लिस्टिंग को लेकर। देखिए दुष्यंत दवे जो कि एक लॉयर हैं, इन्होंने डायरेक्टली चीफ जस्टिस हमारे भारत के DY चंद्रचूड़ जी को यहाँ पर एक लेटर लिखा है और अपना कंसर्न जताया है कि भाई जो लिस्टिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में केसेस की, ये बहुत ही ज़्यादा इर्रेगुलर है। वहीं प्रशांत भूषण जिनसे आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परिचित हैं, इन्होंने भी एक लेटर लिखा है रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार जो कि लिस्टिंग यहाँ पर करते हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, focusing on a batch of petition related to the unlawful एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अब देखिए दवे ने यहाँ पर, जो मिस्टर दवे हैं, इन्होंने हाईलाइट किया ऐसे बहुत सारे इंटेंस जहाँ पर जो केसेस हैं इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्विंग ह्यूमन राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, इनको बहुत जल्दी अब्रप्टली यहाँ पर मूव कर दिया जाता है फ्रॉम वन बेंच टू अनदर। इन्होंने यहाँ पर एक्यूज़ किया कि जो कोर्ट है वो यहाँ पर बहुत सारे रूल्स को वायोलेट कर रहे हैं, बहुत सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं इनको यहाँ पर वायोलेट किया जा रहा है। यूजुअली अगर हम बात करें तो इन्होंने स्टेट किया है दैट मैटर्स वर शिफ्टिंग फ्रॉम द प्रिसीडिंग जजेस ऑफ द ओरिजिनल बेंच टू द प्यूजीन जज, मतलब हम सेकेंड जज की बात कर रहे हैं इन डिसरिगार्ड ऑफ द नॉर्म्स। अब देखिए प्रशांत भूषण के लेटर को भी समझ लीजिए साथ में। इन्होंने जो लेटर लिखा है, इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि ये जो पिटीशंस हैं इनिशियली इनको लिस्ट किया गया है बिफोर द जस्टिस चंद्रचूड़, वर लेटर ट्रांसफर टू द बेंच बाय द जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड त्रिवेदी। साथ ही यहाँ पर मिस्टर भूषण ने एक और आरोप लगाया है दैट द केस डिपार्टेड फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ लिस्टिंग एंड शुड हैव बीन रिफर्ड बैक टू द चीफ जस्टिस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पर अगर हम बात करें तो इशू क्या हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। मेजरली जो बात की जा रही है वो है वर्किंग सिस्टम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स को लेकर। अब हमें यहाँ पर समझना होगा कि आखिर क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं। तो कुछ इंसिडेंट्स को हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑफ 2013 ये बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं जब बात की जाती है पावर ऑफ द मैटर ऑफ द रोस्टर टू कॉन्स्टिट्यूट रोस्टर बेंचेस एंड अलोकेशन ऑफ द केसेस। हैंडबुक की अगर हम बात करें ऑन द प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ द कोर्ट एंड ऑफिस प्रोसीजर्स, ये क्लियरली बोलता है कि रजिस्ट्री ऑपरेट कर सकती है ऑन द जनरल एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर उन्हें किसी केस को लेकर कोई स्पेशल कंसर्न है, अलोकेशन को लेकर या बेंच असाइनमेंट को लेकर, तो चीफ जस्टिस के डायरेक्शन के हिसाब से दे कैन वर्क। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि कोई ऑफिशियली एक्चुअली रिस्पांस तो इन्होंने नहीं दिया है जो यहाँ पर लॉयर्स के इनको मैसेज आए हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कंसर्न जताया जा रहा है कि बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं जिसको हमें ओवरकम करना होगा। ओके, क्या ये आर्टिकल याद रखने के लिए है? बिल्कुल नहीं है। जस्ट एक आर्टिकल था, लिस्टिंग ऑफ द केसेस को लेकर बात की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, इसीलिए आपको अवेयर होना ज़रूरी है। बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, वेयर वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द कंट्रोवर्सी ओवर जर्मनीज डेप्ट ब्रेक रूल। देखिए हुआ क्या है, नवंबर 15 जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि गवर्नमेंट्स मूव टू रीएलोकेशन 60 बिलियन यूरोस जो हैं इनिशियली जिन्हें डेजिग्नेट किया गया था पैंडेमिक इमरजेंसी के लिए, क्लाइमेट, उनको यहाँ पर क्लाइमेट इमरजेंसी के लिए, पैंडेमिक इमरजेंसी के लिए जिनको यहाँ डेजिग्नेट किया गया था, इनको क्लाइमेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन फंड में डाल दिए जाने की यहाँ पर बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि भाई ये जो पूरी एक्टिविटी की गई है ये अनलॉफुल है।
कोर्ट ने यहाँ पर रूल दिया है कि यहाँ पर जो चांसलर थे, इनकी जो कोलिशन गवर्नमेंट थी जिसको यहाँ पर लीड किया जा रहा था बाय दी एसडीपी जो यहाँ की पार्टी है, इन्होंने एक फिस्कल डेफिसिट लिमिट को भी क्रॉस किया है 2019 में लेकर। और बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है डेप्ट ब्रेक रूल को लेकर। हमें समझना है कि आखिर डेप्ट ब्रेक रूल होता क्या है। देखिए, डेप्ट ब्रेक रूल को ही एक बैलेंस्ड बजट रूल भी बोला जाता है, जो कि एक तरीके का एक लिमिट है, एक कैप यहाँ पर लगा दी जाती है गवर्नमेंट की बोरोइंग के ऊपर, जितने भी वो पब्लिक फाइनेंसेस प्रोजेक्ट से बोरोइंग करते हैं। ये कहीं ना कहीं फेडरल गवर्नमेंट को लिमिट कर देता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 0.3% जीडीपी के आसपास ही रहना चाहिए। बहुत सारी जगह पर अगर हम बात करें तो ये इंश्योर करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपकी डेमोक्रेसी है, वो यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को ना करते हुए एक लिमिट में यहाँ पर अपने एक्सपेंडिचर और लिमिट में ही एक कैप के अंदर रहते हुए भी यहाँ पर काम करें। लीगल चैलेंजेस की अगर हम बात करें और बाकी डिटेल्स समझने की बात करें, क्या यहाँ पर जर्मनी में हुआ था, क्या हमें पढ़ने की ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बारीकी सारे के सारे सेक्शन को यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ओनली दिस पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। कावेरी बेसिन ने लगभग 12,850 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रीन कवर यहाँ पर लॉस कर दिया है। एक स्टडी की गई थी बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जहाँ पर ये डेटा सामने आया है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है कावेरी बेसिन के आसपास का, पिछले 50 सालों का अगर हम देखें 1965 से 2016 के डेटा में, तो लगभग 12,850 स्क्वायर किलोमीटर का वेजिटेशन हम यहाँ पर खो चुके हैं। कर्नाटका की बात करें तो इट अकाउंट्स फॉर 3/4 ऑफ द लॉस्ट कवर। वहीं तमिलनाडु में लगभग 1/5 इसका लॉस हमें देखने के लिए मिला है। हम अफेक्टेड एरिया की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर इसके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट था बेंड्री घाट नेशनल पार्क का, वो यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से डिक्लाइन हुआ है। मतलब इसके डिक्लाइन होने की अगर आप कंडीशन समझेंगे तो ये लगभग 50% तक डिक्लाइन हो चुका है 1973 से लेके 2015 के आसपास। अब देखिए यहाँ पर ये जो रिसर्च की गई है, इसमें एक चीज़ बहुत क्लियरली सामने आ रही है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हमारी जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से नहीं है, सैंड माइनिंग की जा रही है, जिसकी वजह से आपको लगातार डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। मल्टी सीजन वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी जो पूरा का पूरा एरिया है वहाँ पर वेजिटेशन कम होता जा रहा है। चलिए बात करें अगर कि यहाँ पर क्या रिकमेंडेशन दिए गए हैं, तो देखिए सबसे पहले बात की जा रही है कि जो लार्ज लेवल वाटर इंटेंसिव कैश क्रॉप्स है इनको यहाँ पर कम किया जाए, मोनोकल्चर लाया जाए, जो ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इसको बंद कर दिया जाए, साथ ही जो नेटिव स्पीशीज़ हैं जो इस क्षेत्र में बहुत आसानी से पाई जाती है उन्हें लगाया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, साथ ही जो सैंड माइनिंग्स हो रही हैं इनको बंद कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो कैचमेंट एरिया है कावेरी बेसिन का ये प्रोटेक्टेड रहेगा। बात करते हैं कावेरी बेसिन के बारे में, इंपॉर्टेंट है हमें जानना। देखिए ये आपको कावेरी का बेसिन का क्षेत्र नज़र आ रहा है। अगर हम कावेरी बेसिन की बात कर रहे हैं तो ये तमिलनाडु, कर्नाटका और आप देख रहे होंगे पुडुचेरी, ये इतने क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी। अगर हम बात करें तो 81,155 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ ये एरिया भारत में 2.7% ग्लोबल ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। लेंथ की बात करें तो लगभग 560 किलोमीटर की चौड़ाई, आपको 560 किलोमीटर की लंबाई और 245 किलोमीटर की चौड़ाई देखने के लिए मिल जाएगी। लैटिट्यूडनल इंपॉर्टेंस की बात करें तो 10 डिग्री 9 मिनट्स टू 13 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ आपको इसका लैटिट्यूड देखने मिल जाएगा। वहीं 75 डिग्री 27 मिनट्स से लेकर 79 डिग्री 54 ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड हमें देखने के लिए मिल जाएगा। एक तरफ आप देख रहे हैं तो आपको वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो इसके लिए एक तरफ से बॉर्डर क्रिएट करते हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ पर हमें ईस्टर्न घाट्स दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की तरफ हम चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द कृष्णा एंड पेन्नार बेसिन बाय द रिज एट द नॉर्थ। ओरिजिनेशन की बात करें अगर हम कावेरी नदी की, तो देखिए
यहाँ से 1341 मीटर की हाइट पर ताल कावेरी है, जिसे ब्रह्मगिरी रेंज बोला जाता है, चिरंगाला विलेज, कुदागु डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका से ये यहाँ पर ओरिजिनेट होती है। लगभग इसकी लेंथ की बात करेंगे तो 800 किलोमीटर लंबी हमें देखने के लिए मिल जाती है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ से ट्रैवल करते हुए फाइनली आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। वहीं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो बेसिन 33 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी एज ऑफ 2009 डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग दी तमिलनाडु, जिसके अंदर 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज आ जाती है, कर्नाटका के अंदर 11 कॉन्स्टिट्यूंसी, केरला के अंदर 3 और पुडुचेरी के अंदर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी इसका पार्ट बन जाती है। दैट इज वाई कावेरी डिस्प्यूट ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू सदर्न पॉलिटिक्स। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। पहला है ईयू का एआई रेगुलेशन और दूसरा आपको देखने मिल जाएगा कावेरी बेसिन। आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन आवर वेबसाइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।